गुड इवनिंग बच्चों ऑनलाइन रिवीजन की इस क्लासेस में जो हम एक एक करके चैप्टर देख रहे हैं, आज उसी क्रम में हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मानव ने किस तरह पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर रखा है, किस तरह हमने अपनी तकनीक के माध्यम से या अपने में बदलाव लाने के हिसाब से पर्यावरण के साथ किस तरह सामंजस्य स्थापित कर रखा है। ये जो चैप्टर है ये ह्यूमन एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट है। आप जानते हैं कि धरती पर विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रदेश मिलते हैं और यहाँ सभी जगह जहाँ मानव निवास करता है, मानव कुछ ना कुछ अपने अंदर या पर्यावरण में इस तरह के बदलाव लाता है, या तो मॉडिफिकेशन करता है या अपने आप को ढाल लेता है। तो यहाँ हम इस चैप्टर के अंदर ये देखेंगे कि किस तरह से जो हमारी ट्राइब्स हैं, जो जनजातियाँ हैं, उन्होंने अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लिया है। वो जो चीज़ पहनती हैं, जो चीज़ खाती हैं, जिन चीज़ों पे वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करती हैं, ये उसी वातावरण में मिलने वाली चीज़ों से वो अपना काम चलाती हैं। तो किस तरह वो काम चला रही हैं, किस तरह से उन्होंने पर्यावरण के साथ अनुकूलन किया है, इसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। बच्चों, हमारे पास इस चैप्टर में बहुत कुछ जानकारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपके लिए उसको टेबल की रूप दिया है। ये टेबल मैंने क्लास में भी सर्कुलेट किया है। जब हमने क्लास पढ़ी थी तो मैंने क्लास में आप में से छात्राओं को दी है, तो आप उससे भी फ़ायदा लें, और जिसको नहीं मिली है वो इस वीडियो से देखकर या उस पीपीटी से देखकर स्वयं भी इसको बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 तरह की ट्राइब्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। जैसे एक है बहुत ही ठंडे और बर्फीले क्षेत्र से, एक है गर्म जलवायु से, एक है पठारी क्षेत्र पर रहने वाली से, और उसी तरह एक है पर्वतीय क्षेत्रों पर रहने वाली जनजाति जिसने पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित किया है। बच्चों, यहाँ पर कई बार एक प्रश्न आता है जिसमें एक ट्राइब दी होती है और आपको उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताना है कि वो ट्राइब किस वाले इलाके में रहती है, या वो पर्वतीय है, या ठंडे इलाकों में रहने वाली है, या गर्म इलाकों में रहने वाली है। और उसके बाद यदि आप टेबल को देखें तो सारी चीज़ें व्यवस्थित इसी क्रम में बतानी है। आपको बताना है कि वो कहाँ मिलती है, किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की वनस्पति उसके आजू बाजू मिलती है, वो किस रेस से संबंधित है, उसका मुख्य पेशा क्या है, वो क्या खाते हैं, वो किस प्रकार के घरों में रहते हैं, उनका समाज की बनावट कैसी है, उनके धर्म की क्या विशेषता है, और यदि कोई आपको विशेषता पता हो तो, और सबसे अंत में इसका एक निष्कर्ष लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस्किमो। एस्किमो बच्चों मूल रूप से बहुत ही कठिन ठंडी जलवायु प्रदेश में रहने वाली जनजाति है जिसके पास बहुत ही पुरानी तकनीक है, और इन्होंने धरती पर जो कठोरतम जलवायु है उसमें पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। ये मूल रूप से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मिलती है। जैसा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर वर्ष भर ठंड मौसम रहता है, और न केवल ठंडा रहता है बल्कि ज़्यादातर समय जो तापमान है वो हिमांक से भी नीचे रहता है, बर्फ़ जमी रहती है, जिसके कारण यहाँ पर खेतीबाड़ी करना बिल्कुल असंभव है। आप जानते हैं जिन क्षेत्रों में ज़मीन हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है वहाँ किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ खेती नहीं की जा सकती है। यहाँ पर्वतीय वनस्पति या अल्पाइन वनस्पति मिलती है। आप जानते हैं इन वनस्पति को हम कॉर्निफेरस वनस्पति कहते हैं, कोणधारी वन कहते हैं, जो ऐसे होते हैं जो कोण जैसा बनता है और जिसके कारण जो बर्फ़ है वो आराम से नीचे फिसल जाए। जो एस्किमो हैं बच्चों, वो मंगोलाइड रेस से संबंधित हैं। मंगोलों की तरह वो दिखते हैं, छोटे कद काठी वाले होते हैं और पीले रंग वाले होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्क्रिप्शन में बताया था कि बहुत सारी रेसेस ऐसी हैं जो श्वेत वर्ण वाली हैं, कुछ पीले वर्ण वाली हैं और कुछ काले वर्ण वाली हैं। तो ये पीले वर्ण वाली रेस है जो कम ऊंचाई के होते हैं। ये ज़्यादातर जो हैं ऐसी भाषाएं बोलते हैं जो यूरोप में बोली जाती है। आप देख सकते हैं कि टेबल में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो मोस्टली यूरोपियन मिक्स होती है। फ्रेंच बोलते हैं, स्पेनिश भी बोलते हैं, और इंग्लिश साधारण तौर पे बोली ही जाती है।
इनका जो मुख्य काम है वो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग है। बच्चों, मैंने अपनी क्लास में डिस्क्रिप्शन में बताया था कि किस तरह इनका जीवन एक मछली, सील मछली के चारों तरफ घूमता रहता है। ये रेनडियर के शिकार पे निर्भर करता है। सील मछली के सभी चीज़ों का ये पूर्णतः प्रयोग करते हैं। उससे मिलने वाली चर्बी, उसकी खाल, उसकी हड्डियाँ शिकार बनाने में, शिकार के हथियार बनाने में प्रयोग में लाते हैं। इनके सामाजिक जो संबंध है वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, क्योंकि जैसी बात है ये दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और मूल रूप से उन इलाकों में रहते हैं जहाँ नदी होती है, ताकि ये मछलियाँ पकड़ पाएँ, शिकार कर पाएँ। तो संबंध जो है बहुत ही कम सामाजिक संबंध रखते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। धर्म के तौर पे इनमें क्रिश्चियनिटी का प्रचार हुआ है। बहुत सारे लोग अभी जो ट्राइबल जो हमारा संस्कृति है, धर्म है, उसको फॉलो करते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ खास बातें आपको ध्यान में देनी है कि जो हमारे एस्किमो हैं वो जिस घर में रहते हैं वो बर्फ़ का बना होता है, जो वहाँ पर्यावरण ने दिया है, जिसको हम इग्लू कहते हैं। इसी तरह ये कुत्ते के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, स्लेज का प्रयोग करते हैं और उसी से एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। सील मछली के हड्डियों से बने हुए हथियार से ये शिकार करते हैं, जिसको हार्पून कहते हैं। तो इस तरह पूर्ण रूप से ये इस तरह के जीवन को जीते हैं जहाँ पर सभी कुछ प्रकृति द्वारा ही दिया गया है। हमारी दूसरी जो जनजाति है वो उष्ण जलवायु वाली है, गर्म जलवायु वाली है, जिसको हम बुशमैन कहते हैं। बच्चों, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले जो हमारे आदिवासी समूह का हिस्सा हैं। ये मूल रूप से अफ्रीका, नामीबिया, साउथ अफ्रीका वाले क्षेत्र में मिलते हैं और बहुत ही गर्म जलवायु वाले प्रदेश में यहाँ रहते हैं। वर्षा की मात्रा कम होती है, तो इनको अपने जीवन यापन के लिए वर्षा के जल को सहेज कर रखना पड़ता है। वर्षा नहीं है तो कम जल पे अपने जीवन चलाना पड़ता है। यहाँ जो वनस्पति मिलती है मूल रूप से वो ज़ीरोफाइटिक होती है। ज़ीरोफाइटिक कांटेदार वन होते हैं, छोटी हाइट के, छोटे पत्ते। ये भी मिक्स्ड भाषा बोलते हैं, क्योंकि आदिवासी होते हैं और आदिवासी नामीबिया में नामी भाषा बोलते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका में ये आदिवासी भाषा का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर लोग ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह का भोजन करते हैं। आपकी टेबल में सिर्फ वेजिटेरियन लिखा है, इसको नॉन वेज भी कर लें। ये जो जीव जंतु मिलते हैं उनका शिकार भी करते हैं। धर्म इनका आदिवासी है। जैसी बात है, जब आदिवासी धर्म की बात करते हैं तो बच्चों ये टोटमवाद पे आधारित होता है। ये किसी प्राकृतिक शक्ति की पूजा करते हैं, कबीलों में रहते हैं और भगवान को खुश करने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स करने पे यकीन करते हैं। तीसरी तरह की जो जनजाति हमें पढ़नी है, जो पर्यावरण का साथ अनुकूलन करती है, वो पठारी क्षेत्र में मिलती है। गोंड होते हैं। ये मूल रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में मिलते हैं। जहाँ ये जिन क्षेत्र में मिलते हैं बच्चों, उसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। आप सभी ने BA फर्स्ट में वेगनर का सिद्धांत ज़रूर पढ़ा होगा। वहाँ पर एक शब्द आता है गोंडवाना लैंड, जो पेंजिया 2 हिस्सों में बटा, अंगारा लैंड या लारेशिया, और दूसरा हिस्सा था गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड ये वही क्षेत्र है जहाँ पर हमारी गोंड जनजाति मिलती है। मानसूनी जलवायु है यहाँ पर बच्चों, तो साल के एक समय बारिश होती है, 4 महीने, साल भर ऊंचा तापमान रहता है और वर्षा पूर्ण रूप से एक खास समय पर ही केंद्रित होती है। ज़्यादातर लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड हैं या द्रविडियन हैं और ये गोडी भाषा बोलते हैं, जो यहाँ बोली जाती है। इसके अलावा जहाँ जहाँ उड़ीसा का प्रभाव है, उड़िया, बिहार के प्रभाव में बिहारी, इस तरह की भाषा का ये प्रयोग करते रहते हैं। ज़्यादातर लोग खेती जो करते हैं वो धान की और मिलेट्स यानी मोटे अनाज वाले दानों की खेती करते हैं। छोटे छोटे इनके घर होते हैं जिनको टोला कहा जाता है और ज़्यादातर की जनसंख्या 50 घरों से कम होती है।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में, समाज काफ़ी विभक्त होता है, कुछ ऊंच नीच भी पाई जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़मींदार होते हैं, जिनके पास सारी ज़मीन होती है, लैंडलॉर्ड्स वो कहलाते हैं, और बाकी सारे उन पे निर्भर होते हैं, उनके वहाँ काम करते हैं। यदि हम इनके धर्म की बात करें तो ये मूल रूप से हिंदू धर्म को मानने वाले हैं बच्चों, और परंपरावादी हैं, परंपराओं को तोड़ने पे बिल्कुल यकीन नहीं करते। यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं बच्चों। जाहिर सी बात है, ज़्यादातर दुनिया में जो हमारा जनजातीय समाज मिलता है उसमें अशिक्षा, गरीबी, शराब पीना, ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो यहाँ पाई जाती हैं। इसी तरह जो चौथी ट्राइब है जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, जिसमें मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के फोकस किया गया है कि किस तरह उसने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित किया है, वो है पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले गुज्जर बकरवाल। ये बच्चों जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और मूल रूप से भेड़ बकरी पालने के लिए पाले जाते हैं। यहाँ इनके संदर्भ में आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऋतु प्रवास करने पे ज़्यादा यकीन करते हैं। ऋतु प्रवास क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसह्यूमनस कहते हैं। इसमें लोग एक ऋतु प्रदेश से दूसरे ऋतु प्रदेश में अपने जानवरों के साथ चले जाते हैं। जब ठंड बहुत होती है तो ये मैदानी इलाकों में अपने भेड़ बकरियों के साथ आ जाते हैं, और जब गर्मी होती है तो पर्वतीय इलाकों में ये चले जाते हैं। तो इस तरह के प्रवास को हम ऋतु प्रवास कहते हैं, जो ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। जाहिर सी बात है बच्चों, जहाँ ये रहते हैं पर्वतीय इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं, पर्वतों पर काफ़ी ठंड पड़ती है, और वनस्पति भी अल्पाइन मिलती है, यानी कोणधारी वन यहाँ मिलते हैं। ये गुर्जरी भाषा का प्रयोग करते हैं, और मुख्य रूप से इनका जीवन का जो जीने का तरीका है, जीवन निर्वाह करने की पद्धति है, वो पशुपालन आधारित है। इसी तरह ये मूल रूप से वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन भी इनमें धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हिंदू धर्म को मानने वाली ये ट्राइब है जो पर्वतों पे मिलती है। तो इस तरह बच्चों मूल रूप से सिलेबस में ये 4 अलग अलग जलवायु प्रदेशों में पाई जाने वाली ट्राइब्स आपके सामने दी हुई हैं, ताकि आप समझ पाओ कि किस तरह किस जलवायु वाले जो आपकी रेस हैं वो रेस क्या जनजातियां हैं वो किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करती हैं। आगे देखें, इसी के साथ ही आपके चैप्टर में बहुत अलग अलग और ट्राइब्स दी हुई हैं जिनको आपको पढ़ना है। आपको देखना है कि उनकी क्या विशेषताएं हैं। आपकी मदद के लिए सेम यही टेबल दी गई है। ये जो टेबल है इसमें संथाल, गौड़, भील, मुंडा, टोडा, नागा, गारसी, थारू, खासी, खारिया, लद्दाखी और भोटिया जैसी जो भारत में पाई जाने वाली जनजातियां हैं उनके डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ताकि आपको ये भी पता चले कि वो किस तरह भारत में पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर रही हैं। तो यदि हम एक सरसरी तौर पे देखें तो सबसे पहले आता है संथाल, जो झारखंड में मिलती हैं। आप देखें, ये भारत की जितनी भी ट्राइब हैं ज़्यादातर ऐसे इलाके से हैं जहाँ मानसूनी जलवायु मिलती है। हर किसी का एक निवास क्षेत्र है, राज्य है, जो आपको पता होना चाहिए। आप सभी को उनके पेशे के बारे में भी पता होना चाहिए। तो संथाल भारत में पाई जाने वाली गौड़, भील, संथाल तीसरी सबसे बड़ी ट्राइब है। यहाँ पर ये झारखंड, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में मिलती है। मानसूनी जलवायु है और मुख्य रूप से खेतीबाड़ी का काम करती है। ज़्यादातर घर ऐसे होते हैं जो उन जगहों पर आधारित होते हैं जहाँ पानी की उपलब्धता होती है। इसी तरह गौड़ भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इलाके में मिलते हैं। अभी हमने पीछे ही देखा है कि ये कहाँ मिलते हैं, तो सेम वही विशेषताएं हैं। इसी के अलावा भील भी भारत की एक बड़ी जो जनजाति है उसमें पाई जाती है। ये अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा के क्षेत्र में मिलती है और मूल रूप से पठारी क्षेत्र में मिलती है, जो मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। ये भीली भाषा का प्रयोग करते हैं और विभिन्न तरह के पेशे करते हैं, जिसमें खेती बाड़ी भी शामिल है, पशुपालन भी शामिल है। इसके बाद आता है मुंडा,
जो मुंडा हैं वो छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। मानसूनी जलवायु वाला ये प्रदेश है और ये भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होते हैं और विभिन्न प्रकार की खेती बाड़ी का काम करते हैं। समाज हिंदू समाज की तरह ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, विभिन्न हिस्सों में बटा हुआ है, तो ये भी आप देखें और पढ़ें इसको। इसी तरह टोड जो नीलगिरी के क्षेत्र में मिलते हैं, तमिलनाडु का ये क्षेत्र है और जैसा मैंने आपको पहले भी अपने डिस्क्रिप्शन में बताया था कि इनका मुख्य पेशा भैंस पालना है, इसलिए बिल्कुल अलग है, आप इसको ध्यान से देखें। ये नीलगिरी के क्षेत्र में मिलते हैं और मूल रूप से उन क्षेत्रों में रहते हैं जो विंडवर्ड साइड हैं, हवा के ओर हैं। यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ ज़्यादा बारिश होने के कारण और वर्ष भर ऊंचा तापमान रहने के कारण यहाँ पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन मिलते हैं। लंबे और गेहूँए रंग के ये होते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं और मूल रूप से वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का खाना खाते हैं। इनका धर्म मूल रूप से ट्राइबल टोटम है, यानी जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उनकी ये पूजा करते हैं और जादू टोने पे भी ये यकीन करते हैं। इसी तरह नागा है। नागा मूल रूप से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलते हैं। जो जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं वहाँ पर सदाबहार वन मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है और मूल रूप से ये मंगोलाइड होते हैं, यानी मंगोलाइड्स जो रेस की जो विशेषताएं होती हैं वही इनकी विशेषताएं मिलती हैं। ये पशुपालन का काम करते हैं, खेतीबाड़ी का भी काम करते हैं और जो मूल रूप से पिछड़े नागा हैं वो एक ख़ास तरह की खेती करते हैं जिसको झूम की कृषि कहते हैं। क्या आप सभी जानते हैं झूम की कृषि क्या होती है? यदि आप देखें तो झूम की कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहलाती है, जिसमें जंगल को साफ़ किया जाता है, उसको जलाया जाता है, ज़मीन निकलती है, उस पर खेती होती है कुछ समय के लिए, फिर नए क्षेत्र में इसी तरह का काम किया जाता है और ये अस्थायी खेती होती है, स्थिर नहीं होती, बदलते रहते हैं। नागा के बाद हमारे यहाँ पर जो और रेसेस दी हुई हैं, गर्दी दी हुई है। गर्दी हिमाचल प्रदेश में मिलती है, अल्पाइन वाले क्षेत्रों में। यहाँ सर्दियों में ठंड रहती है और ये काफ़ी लंबे चौड़े ट्राइब्स होते हैं। गर्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, गदली भाषा का प्रयोग करते हैं। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का जो है उनका खान पान होता है और मूल रूप से पशुपालन और खेतीबाड़ी दोनों तरह के काम करते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश, बिहार के तराई क्षेत्र में पाए जाने वाले थारू खेतीबाड़ी का काम करते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है लद्दाखी, जो जम्मू कश्मीर में मिलते हैं और मूल रूप से पशुपालन का और फूड गैदरिंग का काम करते हैं। छोटे छोटे घरों में रहते हैं और यहाँ जो सबसे अलग बात है वो है ये बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं। अभी तक हमने देखा कि ज़्यादातर जो ट्राइब्स हैं वो या तो हिंदू धर्म को मानते हैं या ट्राइबल टोटम हैं, लेकिन यहाँ